एक्सपेंशन वगैरह समझ में आ रहा है? अब एक्सपेंशन जो एक्सपेंशन हो रहे हैं समझ में आ रहा है? जनरल टर्म निकाल पा रहे हैं? ठीक है, मिडिल टर्म निकाल पा रहे हैं? कितने मिडिल टर्म्स होंगे, एक होंगे, दो होंगे, कौन सा होगा ये समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए थोड़ी सी चीज़ें और इसमें देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें एक और टॉपिक की जिसमें हम ग्रेटेस्ट टर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ग्रेटेस्ट टर्म। यानी ग्रेटेस्ट टर्म कहने का मतलब है कि हमें वो कौन सा टर्म है जिसकी कॉफिशिएंट सबसे बड़ी है, जिसकी कॉफिशिएंट क्या है। थोड़ा सा तरीका अलग होता है, तो उसको कैसे हम देखेंगे, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का तरीका क्या होता है किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन में। पहली बात तो ये जो भी ग्रेटेस्ट टर्म निकलेगा ये उसी समय संभव है जब हम उसको लिख पाए 1 + x की पावर है, इस फॉर्म में 1 + x की पावर, यानी 1 + 1 तो चाहिए ही, उसके बगल में कुछ भी रहे, लेकिन हमें 1 + समथिंग का ही फॉर्म चाहिए, तभी हम उसके ग्रेटेस्ट टर्म को निकाल पाएंगे। अगर वैसा नहीं है तो पहले उस फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसके बाद जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास फॉर्म जो है वो मान लीजिए कि हमारे पास, और इसमें कोई भी ग्रेटेस्ट टर्म जब निकालना है, हम पहले जो फॉर्म ले रहे हैं 1 + x की पावर n ले रहे हैं, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं बेसिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, मान लीजिए हम अभी बात कर रहे हैं 1 + x की पावर n, इसकी 1 + x की पावर। तो इसमें सबसे पहले एक हम टर्म निकालते हैं जिसको आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, r बोलना चाहे r, m बोलना चाहे m, k बोलना चाहे k, आपकी इच्छा है, हम r से रिप्रेजेंट करें इसे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, r, जिसकी फॉर्मूला जो होती है बच्चे होती है r = ऐसे, जो भी आप लिखना चाहें r, बहुत सारे बुक्स में m दिया रहता है, k दिया रहता है, आपकी इच्छा है क्या लिखना चाहते हैं। ये जो होता है बच्चे होता है x n + 1 डिवाइडेड बाई नीचे होगा x + 1 और यहाँ क्या लगाएंगे बच्चे 1। अब यहाँ n क्या है, x क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ x a वाली वैल्यू आएगी और n a वाली वैल्यू आएगी। अब ये r जो है कुछ भी आ सकता है, यानी ये सॉल्व होकर हो सकता है इंटीजर मिल जाए, क्या मिल जाए, या हो सकता है सॉल्व होकर इंटीजर ना मिलके क्या मिल जाए, नॉन इंटीजर मिल जाए। अगर इंटीजर मिल जाए तो ठीक है, नॉन इंटीजर मिल गया तो क्या होगा। तो अगर m जो है, मतलब यहाँ जो r जो है क्लियर, r अगर इंटीजर होगा, r इज इंटीजर, क्या मिल जाए हमें बच्चे सॉल्व होके। तो यहाँ पे दो टर्म है हमारे पास, tr और r + 1, दोनों हमारे ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। क्या होंगे, देन आप बोल सकते हो tr and tr + 1 r ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा आप बोलोगे कि सर एक क्यों, दो क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, tr बराबर होगा किसके, tr + 1 के। हम उसको चेक करके वही बता दें, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये आपके पास इक्वल इंटीजर ना हो, क्या हो, मतलब एक फ्रैक्शन में आ जाए, किस में आ जाए, तब इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यानी अगर मान लीजिए हियर r is not integer, r is not integer, then greatest term is t ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ r + 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म होगा, जहां हम उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर मान ली 12 1/3 आया, 12 1 यानी 12 पॉइंट समथिंग आया, तो हम 12 + 1 कौन सा टर्म निकालेंगे, 13 टर्म। क्या निकालेंगे, क्या समझ पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा जो हमने बात बताई उसका भी ध्यान रखेंगे कि ये उसी समय लगाएंगे जब 1 + x का फॉर्म, किसका फॉर्म हो। अगर ये नहीं है तो पहले हम उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल हम कहना चाह रहे हैं, दो बातें नोट करके इसमें लिखेंगे, फिर क्वेश्चन सब इसको समझाएंगे कि द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ 1 + x की पावर n and 1 - x की पावर n आर न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली, हाँ ये दोनों आपस में क्या होंगे, न्यूमेरिकली इक्वल। फर्क किसका आएगा, केवल प्लस और माइनस का। बात समझ में आ रहा है। और दूसरी बात जो इसमें हम लिखवा रहे हैं पॉइंट डाल के, वो समझेंगे कि इफ एक्सपेंशन इज गिवन लाइक दिस x + y की पावर क्या n, तो कहता है फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू 1 +, हमने यहां से क्या कॉमन कर लिया, x, क्या कॉमन कर लिया, तो ये ऐसा दिखने लगेगा
1 प्लस वाई बाई एक्स और इसका पावर क्या आ जाएगा बच्चे n। पहले हम इस फॉर्म में x हमने हटाया, x हमने मतलब बाहर निकाला ना, x वहां से हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। अब जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से x की पावर क्या निकलेगी बाहर बच्चे n निकलेगी। क्या निकलेगी? यानी हम पहले इसको x की पावर n 1 प्लस y अपॉन x की पावर n का फॉर्म लिखेंगे और तब ये वाले अब मेथड को अप्लाई करेंगे एंड देन अप्लाई मेथड। बात समझ में आई? अब इसको ऐसे समझ आता नहीं तो हम इसको क्वेश्चन से समझाते हैं। बहुत आसान सा चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एक क्वेश्चन से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है द ग्रेटेस्ट टर्म, हमसे पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट टर्म और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली निकालना है हमें, पॉजिटिव नेगेटिव का हमें चिंता नहीं है। न्यूमेरिकली इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन, आपके पास जो एक्सपेंशन दिया है वो दिया है 2 प्लस 3x, 2 प्लस कितना बच्चे 3x की पावर कितनी 9, when x is equal to 3/2 is, ऑप्शन भी दिया है हमारे पास a 5 into 3 to the power 11 डिवाइडेड बाई दिया है 2, b ऑप्शन दिया है हमारे पास 5 into 3 की पावर 13 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे 2, और c ऑप्शन दिया है 7 into 3 की पावर 13 डिवाइडेड बाई कितना 2, और d ऑप्शन दिया है आपके पास नॉन ऑफ दिस। क्या दिया है नॉन ऑफ। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लेते हैं, इसको इस फॉर्म में लेके आए तो हमें यहाँ 1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम क्या कॉमन करेंगे बच्चे 2, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, हाँ या ना वो क्या ये अब आपको 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 की पावर n दिख रहा है, इतनी बात दिख रही है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे r निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे। लेकिन यहाँ समझ थोड़ा सा, यहाँ दे दिया एक बार काम आसान करने के लिए आपको क्या निकालना है यहाँ पे एट x इक्वल टू कितने पे 3/2 पे, x इक्वल टू कितने पे, तो यहाँ पुट कर दे x इक्वल टू कितना 3/, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 9 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 3 x के जगह कितना लिखेगा बच्चे 3/2 डिवाइडेड बाई कितना लिखेगा 2 और इसका पावर क्या लिखेगा 9, यानी ये सॉल्व होके आ गया 2 की पावर 9 ब्रैकेट 1 प्लस कितना दिख रहा है बच्चे 9/4, 9/4 की पावर कितनी 9। बोल आया? इसमें कोई दिक्कत है? जैसे ये चीज हमारे पास निकल गया, अब यहाँ से हम r का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब हमारे पास r जो है वो थोड़ा देख फॉर्मूले में क्या लिखा हमने x, क्या कितना है x वहां पे 9/4 है। देखना x कितना, अरे सॉल्व होने के बाद कितना है 9/, तो यहाँ रखेगा 9/4 n प्लस 1, n कितना दिख रहा है 9, तो 9 प्लस 1 बोला है डिवाइड में नीचे क्या लिखेगा x प्लस 1, तो कितना लिखेगा 9/4 प्लस 1 बोला है। यानी यहाँ सॉल्व करेगा तो देख आएगा ये 9/4 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 10/4, हाँ या ना बोल, अरे सॉरी 13/4, ओके 9 4 13, हाँ 9 4 13/4 बोल आया। क्या इस 4 से इस 4 को काट ले, क्या तुम्हें ऊपर 90 दिख रहा है और नीचे 13 दिख रहा है, हाँ ना। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना दिख रहा है, हाँ फिर से वही बात है टेबल, फिर से क्या बात है टेबल, हाँ तेरे दिए 39 तेरे चौका 52 तेरे 55 तेरे छक्का 78, तेरे छक्का 78 10 88 और 2 90 12/13। आप सोच लो कितना आ गया भैया 6 12/13। क्या ये इंटीजर है? नहीं है, तो इसके जस्ट बाद ये आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग है, मान लो 6.9 कुछ भी आया होगा, 9 के आसपास आया होगा मान लो, मतलब 6 पॉइंट समथिंग है ना। तो जब हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे r का, तो क्या आपको 6 दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो जो हमारा ग्रेटेस्ट टर्म आने वाला है वो t7 आने वाला है। किसी को एतराज है? क्या आने वाला है t7, और t7 का मतलब है ये क्या रहेगा भैया tr+1 के फॉर्म में रखेंगे। अरे tr+1 के फॉर्म में रखेंगे तो t7 r की वैल्यू कितनी दिख रही है 6, r की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो हमारे पास जनरल टर्म है। अब हमें उसका क्या कर देना है, केवल एक्सपेंशन कर देना है, केवल क्या कर देना है। अब इसका एक्सपेंशन कल की क्लास में याद दिलाते हैं, 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन जनरलाइज्ड टर्म में हमने लिखा था ncrx की पावर r, हाँ या ना बोल। तो अगर यहाँ से हम t7 निकालना तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे 6 बोल आया, तो जनरल टर्म जो आएगा वो आएगा 9c6, पहले 2 की पावर 9 बाहर बैठाएगा क्योंकि है ऑलरेडी इस वाले एक्सटेंशन में कितनी है 2 की पावर 9 है, और ब्रैकेट यहाँ पे बाकी जो है t6 + 1 कितना 9c6, हाँ आगे, हाँ तो x क्या है 9/4, 9/4 की पावर
9/4 की पावर 6। अरे NCRX की पावर R, NCRX की पावर R। बात समझ में आ रहा है? यानी इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यानी अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो यहाँ 2 की पावर 9 लिखा, 9 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 बोल आया। 9 माइनस 6 नीचे हम लिख रहे हैं 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 बोल आया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ 9 की पावर 6 है और क्या है बच्चे 4 की पावर 6। आया ना बोल? अरे हाँ है ना, ठीक है। अब थोड़ा समझ, थोड़ा टेक्निकली हम लेके जा रहे हैं। 3 तिहाई 9, ठीक है, और 2 चौका 8 बोल आया। इस 4 से इस 4 को काट दिए। अच्छा ये 2 का स्क्वायर है ना, तो ये 2 का पावर 10 दिख रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, 2 का पावर 10, यानी ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है 2 की पावर 9 और उधर बच गया कितना बच्चे 7, कितना बच गया, और 9 की पावर 6 डिवाइडेड बाई इधर जो दिख रहा है वो आपके पास दिख रहा है कितना 2 का पावर 10, 2 का पावर, अच्छा 3 भी है, अच्छा हाँ ऊपर 3 भी है, ओके ठीक है 3 बोल आया। अब इससे इसको काट ले, अरे इसको इससे काट ले, तो आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है 21 इंटू 9 का पावर 6 और डिवाइडेड बाई कितना बच्चे 2, इतना दिख रहा है क्या। अब आई बात आई ऑप्शन मैच कराने की। क्या हमारे पास ऑप्शन में जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, सारे में 5 ही लिखा है क्या, एक में 7 लिखा है, किसमें, तो बस 7 तो एक ही है, यानी हमें जो दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है। कैसे, अब देख समझा रहे हैं, ऑप्शन मैच करा रहे हैं, ठीक है। ये 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है, क्या है, तो स्क्वायर और 6 गुना 12, हाँ ना बोल, यानी 3 की पावर 12 बोल आया। और एक इससे हम चुरा लिए तो इसको लिख दिए 7 और लिख दिए 3 बोल आया। क्या दिख रहा है, बोल आया। अच्छा इसका मतलब क्या है, समझ, इसका मतलब ये है कि जो पूरा एक्सपेंशन लिखेंगे ना हम 2 प्लस कितना था क्वेश्चन में आपके पास 2 प्लस 3x, क्या बच्चे 2 प्लस 3x, तो जो सबसे बड़ी कोएफिशिएंट दिख रही होगी ना वो सारे टर्म का वो इतना रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे हर वैल्यू को लिखेगा ना NC0 x की पावर n माइनस 0 y की पावर 0 लिखेगा ना, पूरा एक्सपेंड करता है, शुरू से शुरू होता है और लास्ट तक खत्म होता है, तो ये कहीं बीच में आया होगा जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, अगल बगल भी आ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि उस एक्सपेंशन में जितने भी टर्म हैं जो x को कंटेन कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी कोएफिशिएंट क्या रही होगी, यही रही होगी। क्या बात समझ पा रहे हैं? एक क्वेश्चन और करा दे, नोट कर फटाफट। अच्छा थोड़ा ध्यान दे, ए आपका x की ग्रेटेस्ट टर्म हो गया, क्या हो गया। अच्छा एक और बात बता, एक ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए हमें एक चीज इंफॉर्मेशन दी हुई थी, वो थी x इक्वल टू कितना 3/2। अगर x इक्वल टू 3/2 नहीं दिया रहता तो ये जो वैल्यू है वो सॉल्व होकर किस में आती, x में आती, क्या किस में आती, और वो x की पावर समथिंग जो है वो अलग रहती, वो x की पावर समथिंग क्या रहती, और उसकी जो एक कोएफिशिएंट होती उसको हम ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ये हमने क्या पढ़ा, ग्रेटेस्ट टर्म, एक टर्म निकाला कितने पे x इक्वल टू 3/2, अगर ये नहीं दिया रहता 3/2 तो ये सारा प्रोसेस किस में चलता, x में चलता, ये वाली ऐसे दिखती, इसी तरीके से एक्सपेंशन होता, तो जो आंसर आता वो किस में आता, x में आता, किस में आता, और उसके बगल में जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती वो क्या कहलाती, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कहलाती, एक ग्रेटेस्ट टर्म की ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, समझ में आ रहा है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है NCN/2, अभी लिखवा देंगे, ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ग्रेटेस्ट टर्म निकाल लो और उसके बाद उसकी कोएफिशिएंट को बैठा दो, लेकिन वो ज्यादा होता है, डायरेक्ट आसान निकल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लिखा तो फिर से समझा दे रहे हैं, देख ले एक बार, x इक्वल टू कितना है 1/5 है, देख ले एक बार यहाँ पे, तो यहाँ सबसे पहले 1 प्लस x की पावर n का फॉर्म लेके आना पड़ेगा, 3 की पावर 11 1 माइनस 5x/3 है, x की पावर 1 x इक्वल टू 1/5 पे पुट किया तो इतना आ गया, जैसे इतना आया हमने यहाँ से क्या निकाला, r निकाला, तो यहाँ x की हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है x की -1/3, मॉड लगा +1/3, 11 + 1 12 हो गया, -1/3 + 1 सॉल्व हो गया, कितना आ गया 3, r इंटीजर आया, क्या आया
तो 2 आया, टी आर और टी आर प्लस 1, यानी यहाँ से हम T3 निकाले तो R की वैल्यू 2 दिख रही है और T4 निकाले तो R की वैल्यू 3 दिख रही है। सॉल्व कर लिए, दो आपके ग्रेटेस्ट टर्म। उसके बाद एक फॉर्मूला लिखा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का कितना भैया, अगर n इवन रहा तो NCn/2 और n ऑड रहा तो NCn-1/2 और NCn+1/2। एक ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट देगा और एक ग्रेटेस्ट टर्म देगा, दोनों में फर्क है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चल नोट कर फटाफट। अगली जो चीज इसमें लिखेगा बच्चे वो है मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। अब ये मल्टीनोमियल एक्सपेंशन क्या है, हम आपको इसको एग्जांपल से समझाएंगे, फिर इसका फॉर्मूला हम जनरलाइज करके आपके सामने लिखेंगे। जैसा नाम है वैसा ही काम है कि मल्टीनोमियल है तो बहुत सारी चीजें रही होंगी, बायोनोमियल तो है नहीं, तो 3 टर्म हो सकते हैं, 4 टर्म हो सकते हैं, ठीक है। हम 3 टर्म का लेके एग्जांपल समझाएं कि सपोज कर लीजिए आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसा है, लेट x + y + z की पावर 10। कितना, x + y + z की पावर 10। बंद कर दो आवाज कर दो। x + y + z की पावर कितनी हो गई, 10। अब यहां से अगर हम थोड़ा समझें तो पावर 10 जो है x + y + z की बहुत तरीके से आ सकती है। मान ले x तुमने 1 रखा, x की पावर तुमने क्या रखा, 1 रखा, y की पावर तुमने 6 रख लिया, क्या रख लिया, और z की पावर तुम्हारे पास कितना होगा, 6 1 7 और बच गया 3। उसकी कुछ कोएफिशिएंट रही होगी, उसकी कुछ, अरे समझ रहा है, या फिर x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 10, x की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 3 7, ऐसा कुछ हो सकता है, बहुत सारे टर्म बनेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर उस चीज में उसके कोएफिशिएंट की बात करें, किसकी, तो एग्जांपल के तौर पे कोई एक टर्म ले लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे पावर्स होंगे, लेकिन हाँ ये बात तो तय है कि सारे पावर्स का जो सम होगा वो 10 होगा, सारे का पावर्स का टर्म क्या सम क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसमें से एक पावर ले लेते हैं कुछ ऐसा, मान लो लेट, या फिर से यहाँ भी बोल सकते हैं देन पावर्स ऑफ ईच टर्म, पावर्स ऑफ ईच टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू 10, ईच टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू 10। ये बात तो तय है, अरे हाँ या ना बोल, ठीक है। अच्छा ये बात समझ की, इसमें से मान ली एक टर्म हमने ले लिया लैम्डा, क्या ले लिया, और यहाँ ले लिया हमने x² y³ और z की पावर 5 ले लिया, एक रहा होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस बने होंगे, हाँ या ना। तो अगर इतना रहा होगा तो हम इंटरेस्टेड है इस लैम्डा को निकालने, किसमें, तो लैम्डा जो है वो किसकी कोएफिशिएंट है, x² y³ और z की पावर। अच्छा ये x² जो है ये ऐसे ही तो नहीं बैठा होगा ना, और भी तरीके हो सकते हैं, यानी x² कितने हैं, 2x हैं, कितने हैं, y कितने हैं और z कितने हैं, यानी अपने अरेंजमेंट को बदल सकता है, समझ पा रहे हैं, ये अपने अरेंजमेंट को ये और तरीके से भी बैठ सकता है। तो सारे को जब लेके और एक साथ करेंगे तब
जो आएगा कोफिशिएंट वो कहलाएगा ना उसका कोफिशिएंट। यानी हमें पहले इस सबका क्या निकालना पड़ेगा, अरेंजमेंट। क्या निकालना पड़ेगा, हाँ पी एंड सी है तो इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसमें हम लिख दें, इसमें लिखते हैं नाउ, लिख देते हैं पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y क्यूब z की पावर 5 is equal to the number of 2x 3y एंड कितना लिया बच्चे हमने 5z are arranged स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर करेंगे, RARANGED, ठीक है, are arranged, ठीक है। अब ये कितने तरीके से हो सकता है, दैट इज हम लिखें, सभी लोग पढ़ के आ रहे हैं, टोटल कितने हैं 10, कितने हैं 10। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, बोला आया, इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा यहाँ एक बात बता कि इन सारे का सम जो है वो 10 के बराबर है ना। अब जनरलाइज कर ले, इसको जनरलाइज कर ले, मान ले कि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की पावर जो है हमारे पास 10 है, तो हम इसको लिख रहे हैं 10 फैक्टोरियल। क्या लिख रहे हैं, यहां हम लिख रहे हैं p1 फैक्टोरियल डॉट कितना p2 फैक्टोरियल डॉट कितना लिख रहे हैं p3 फैक्टोरियल। सब क्या लिखा p1 p2 p3 फैक्टोरियल। ए हम लिखे x की पावर p1 y की पावर p2 और z की पावर p3, बोल आया। और यहां हमने लगा दिया समेशन, क्या लगा दिया, हाँ सबको जब हम एक साथ रखेंगे तभी तो हमारे पास ये आएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। जहां पे आप समझ वेयर, ये बात समझना जो हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान। ये p1 p2 p3 जो है ना एंड सुमन जितने भी हैं आपके पास pr, ये हमेशा लाई करेंगे 0 से लेके किसके बीच में, 10 के बीच में। एंड इन सब का सम p1 प्लस p2 प्लस सुमन pr का सम जो है कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, जो हम बोल रहे हैं, जिसमें तो एक हमने एग्जांपल लिया है। अब और भी हो सकते हैं, जैसे मान ले कि यहाँ पे हमने x ले लिया, y की पावर 6 ले लिया, तो z की पावर क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो उसमें होगा 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, जो भी है, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अब बात इसमें ये आई कि इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हों, टोटल नंबर ऑफ, हाँ ये जो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 10 आपने लिखा, इसके कुछ नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। जैसे बाकी जो एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n है उसमें आपका n प्लस 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो इसमें हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे उसको हम कैसे निकालेंगे। पहले हम इस पे एक क्वेश्चन बता दें ताकि ये समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 3 b की पावर 4 c इन एक्सपेंशन ऑफ आपके पास है 1 प्लस a माइनस b प्लस c की पावर कितनी बच्चे, 9 की पावर कितनी, 9। बोला है इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है। जनरलाइज फॉर्म लिखे पहले, अगर जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे तो आएगा 1 प्लस a माइनस b प्लस c की पावर 9 जो है वो समेशन आएगी पहले। ऊपर कितना आएगा बच्चे, 9 फैक्टोरियल, है ना। यहां हम कुछ नाम दे रहे हैं, x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल और x4 फैक्टोरियल। x4 उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा यहाँ पे कि हम यहाँ 1 की पावर x1 रखें, क्या रखें, 1 की पावर क्या रखें, x1। बाकी जो टर्म हमारा है वो है a है, b है और c है, तो हम यहाँ पे a की पावर कितनी रखें बच्चे, x2, माइनस b की पावर कितनी रखें, x3 और c की पावर कितनी रखें, x4। क्या ये बात समझ में आई। तो क्या आप मुझे यहाँ से बता पाओगे कि x1 कितना है, x2 कितना है, x3 कितना और x4 कितना है, हाँ बोलना, एक कंपेयर करना। x1 1 है, x1 कितना है सर, क्यों अभी नहीं चल, हमें नहीं पता, x1 के बारे में नहीं पता, ठीक है। x2 तो दिख रहा है 3 और क्या दिख रहा है, x3 कितना दिख रहा है 4, ठीक है, और x4 कितना दिख रहा है 1। 4 3 4 1 5 5 3 8, तो x1 कितना रहा है, बोल आया। अब जो हमारे पास फॉर्मूला सीधे लगा दे, 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यानी 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, बोल आया।
तो यहां से जो हमारा कोफिशिएंट आए क्या है बच्चे, देख कितना आसान है, ये समझने में बहुत आसान है। कोफिशिएंट ऑफ किसका निकाल रहा है, ए की पावर कितना निकाल रहे हैं 3, बी की पावर 4 और सी जो आएगा वो आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 गया, तो ये आ गया 9 8 72 इंटू 7 बचे कितना आ गया 35, वो मल्टीप्लाई कर लेगा, कोई दिक्कत है। ए हमारा क्या आएगा बच्चे कोफिशिएंट किसका, ए की पावर 3। अब मान ले किसी भी टर्म का एक्सपेंशन हमसे पूछ लिया, देख कितना आसान बन गया। अभी तुम्हें लग रहा है कि कितना डिफिकल्ट, अब जैसे मान ले क्वेश्चन हम तुमसे इसी में से पूछ रहे हैं और कि बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी है, कितना बच्चे बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी, चल लिख ले इसको भी करा देते हैं दो। अच्छा थोड़ा और आसान कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसी में हम आपसे ए की पावर 2 बी की पावर 6 सी की पावर 1 रख लेते, क्या रख लेते, तो आंसर सीधे आप क्या बोलते, बोल फटाफट 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। सोच ले 1 की पावर क्या रही है 0 रही है, अरे आया। अगर मान ले इसी को हम बदल के ऐसे लिख देते ए बी की पावर 4 सी की पावर 2 सी की पावर, तो ए 9 फैक्टोरियल समझना, ए हो गया 4 2 6 1 7, तो 1 पे कितना रहा है 2, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, मतलब मौखिक सॉल्व होना है। हम आपको बेट लगा के बोल रहे हैं जितने भी ग्रुप में आपके लड़के पढ़ रहे होंगे ना उनसे पूछ लेने की ये चीज क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं है, मल्टीनोमियल पे पहुंचे ही नहीं है वो कहां दिमाग लगा रहा है वो भी बता रहे, वो सोच रहे हैं कि क्या इसको हम 2 में रिड्यूस कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। अब मतलब जो हमने पिछले क्लास में कराया था ना कि 3 टर्म दिया है 4 टर्म दिया है, उसको हम छोटा कर पा रहे थे और तब अलग अलग हम बाइनोमियल लगा रहे थे ना, ये उस टर्म में एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, उस फॉर्म में जाएगा ही नहीं। कैसे तोड़ोगे इसको क्या 2 टर्म में अलग अलग तोड़ सकते हो क्या, संभव है तो तोड़ के दिखा हमें। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट मतलब कितना सेकंड 10 से 15 सेकंड लगता है इसको सॉल्व करने में, अगर पूछ दिया तो किस्मत अच्छा है तो पूछ ले तो बेहतर है। बात समझ में आ रही, नोट करेगा फटाफट, 1-2 क्वेश्चन और इस पे बताते हैं फिर नंबर ऑफ टर्म्स बताते हैं। चल बिटा ले, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं ताकि कंसेप्ट को समझ पाए। कि हमारे पास एक क्वेश्चन है इसमें, ये आपके पास है यहाँ पे किधर गया, find the coefficient of आपके पास टर्म दिया है बच्चे a क्यूब b की पावर 4 a क्यूब b की पावर 4 एंड c की पावर 5 in the expansion of आपके पास जो टर्म दिया है ना वो ऐसा दिया है bc प्लस का ca और प्लस का ab और इस टू दी पावर क्या दिया है 6, टू दी पावर क्या दिया है बच्चे 6। अब अगर इसके हम एक्सपेंशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके एक्सपेंशन की बात करें तो हम इस तरीके से तो एक्सपेंड कर नहीं पा रहे, लेकिन हम ये बात जरूर बोल सकते हैं कि हमें चाहिए a क्यूब b की पावर 4 और c की पावर 5, कहां से, यहां से a b की पावर x मान लिया या b c जो भी आप मानना चाहें, यहाँ पे जिस टर्म से आप मानना चाहें, a b मानना चाहें a b मान ले, पहले b c मानना चाहें b c मान ले, ठीक है। तो मान लिया हमने कि a b का पावर क्या मान लिया x, a b के बाद b c के पावर क्या मान लिया y और c a का पावर हमने क्या मान लिया z, बोलाया। एक्सपेंशन तो ऐसा ही होगा ना, हर टर्म का कुछ x y z हमने मान लिया। हमें a की पावर जो है 3 चाहिए, क्या चाहिए, तो पहले इसमें हम देखें तो a की पावर है क्या, a की पावर देखना, a की पावर हम लिखे डायरेक्ट, a की पावर जो है वो x प्लस z है, सोचिए समझ पा रहा है, a की पावर क्या है x प्लस z। उसी तरीके से b की जो पावर है वो b की पावर है x प्लस y और c की जो पावर है वो हमारे पास है y प्लस z, बोलाया। और अगर इधर से कंपेयर करेगा a क्यूब b 4 c 5 तो तुम्हें x प्लस z की वैल्यू है वो क्या दिखेगी 3, उसके अलावा y प्लस x यानी x प्लस y की वैल्यू कितनी दिखेगी 4, और इसके अलावा y प्लस z की वैल्यू कितनी दिखेगी 5।
अब इस 3 इक्वेशन को सॉल्व करने सभी को आता है, सभी को आता है। हम डायरेक्ट लिख लें 2x + y + z = 5 4 9 3 12। सोच ले 5 4 9 3 12। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, हम आपको आसान मेथड बता रहे हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये भी इक्वेशन x और z में आ गया, यहां पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई या z की वैल्यू आ गई, उसको वहां उठा के पुट कर दिया, y और z की वैल्यू आ गई। वैसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा देखें तो हमें जो x + y + z की वैल्यू मिल रही है वो 6 मिल रही है। क्या मिल रही है? x + y की वैल्यू z है, x + y + z कितना है? 6 है, आना भी चाहिए। x + y + z 6 आना भी चाहिए, क्योंकि इसकी पावर जो है वो क्या है? 6 है। अंदाजा लगाएं तो अगर गेस करने जाए तो यहां हमारे पास कितना आना चाहिए भैया? कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो हमें समझ में आ गया कि x की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 2 है, या पहले y की वैल्यू लिख रहे हैं। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? y की वैल्यू हमारे पास यहां 3 है और z की वैल्यू 2 है। सोच ले z की वैल्यू कितनी है? हम हीट एंड ट्रायल लगा लिए। क्या लगा लिए? आप पूरा मेथड से सॉल्व कर लेना। समझ में आ रहा है कैसे किया? डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन x + y + z = 6 तो वेरीफाई करने के लिए नहीं, वेरीफाई करने के लिए यहां से भी तो आ रहा है। देखना, इसको ऐड किया तो 2 बार x 2 बार y 2 बार z आया, तो यहां से ये सॉल्व हो गया, कितना आया? 12 आया। बाकी निकाल सकता है, ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया और आएगा ही। हम बार बार बोले ये आएगा ही, क्योंकि हमने बोला ना कि जो आप x y z मानोगे उसका सम कितना होना चाहिए? n होना चाहिए। बताया था ना, p1 p2 p3 ये उसके बीच रहना चाहिए और उसकी मैक्सिमम वैल्यू n के बराबर हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। लिखवाया तो 2 पॉइंट नीचे। समझ पा रहा है? ठीक है, तो यहां से x1 आ गया, y3 आ गया और z2 आ गया, बोलाया, तो यहां आपने पावर रख दिया, ये वाली चीज है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देख तो हमारे पास a की पावर कितनी है? 3। तो टोटल हमारे पास कितना बचा? 6 फैक्टोरियल ना। टोटल हमारे पास कितना है? 6 फैक्टोरियल। कितना? तो हमारे पास जो आने वाला है वो आने वाला 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और कितना बचे? 2 फैक्टोरियल। बोल आया 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सब कैसे लिखा? देख, इसी को तो सॉल्व करके इतना लिखा है ना, तो हमें तो बेसिकली x और y और z फैक्टोरियल तो लिखना है नीचे। अरे आया नहीं आया? समझ में आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा लेकिन है नहीं, बस कांसेप्ट को पकड़ लेना। ठीक है, अब रही बात इसके नंबर ऑफ टर्म्स की, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, उसको लिखते हैं और उस पे क्वेश्चन करके हम आपको दिखाते हैं फटाफट। अगली जो चीज इसमें है बच्चे वो है नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ, मान ले बहुत सारा टर्म ले लिया हमने, x1 + x2 + x3 प्लस सो ऑन, यहां पे हमने ले लिया xr। क्या ले लिया बच्चे? कितने टर्म है? r टर्म। कितने टर्म है? इसकी पावर n। तब जो इसके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं उनका जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव। क्या बच्चे? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 + x2 + x3 and plus so on xr = n is, ठीक है, सबका सम कितना आने वाला है? n ही आने वाला है, ये भी बताया। सबका सम कितना आने वाला है? n = n + r - 1 cr - 1 n + r - 1 cr - 1। यहीं पे एक क्वेश्चन से समझा रहे हैं, इसको समझ कि अगर मान ले आपके पास क्वेश्चन है यहां पे if the number of terms in the expansion, if the, हम वेरीफाई भी कर देंगे आप बोलोगे तो, if number of terms in the expansion, if the number of terms in expansion, मान लो आपके पास एक्सपेंशन दिया है किसका? in the expansion of x plus y, x plus y plus z की पावर कितनी है बच्चे? यहाँ पे क्वेश्चन में n is 36, is कितना बच्चे? 36। तो क्या कहते हैं? फाइंड वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? n की। मुझे कोई बताएगा कि r की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दे एक्सपेंशन में। ये तो आसान दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें तो आसान दिख रहा है। कितने होने चाहिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स? n + 1 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? इसमें 2 टर्म्स कितने?
अरे नहीं, उस फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, ये टोटल पहले इसमें टर्म कितने हैं, 3 है। तो अगर उस फॉर्मूला को लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, n+3। कितना आएगा, इस वाले फॉर्मूला को अगर लगाएं तो कितना आएगा, n+, अरे r की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 टर्म, n+3 - 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सॉरी c r कितना है, 3 - 1 है ना। तो ये आ जाएगा n+ कितना बच्चे, 2c, और यहाँ क्या लिखेगा, 2। तो इसको जब लिखेगा तो कितना आएगा, n+2 फैक्टोरियल लिखता है ना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना, r फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख दे, बोला है। तो सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, n+2 है ना, तो सबसे पहले आएगा n+2, फिर आएगा n+1, और फिर आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा n+2 और n+1 डिवाइडेड बाई 2 = 36। बोल, आ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है, ठीक है। अब यहां से देखेगा तो 72 हो गया, n² लिख रहे हैं डायरेक्ट, कितना बचे, n², और यहां से 2n + 3n, 2n + n कितना हो गया, 3n, और +2 और 72 इधर आ गया, तो -70 = 0। हाँ या ना बोल, 2 बता सकता है कोई फैक्टर, 10 और 7, 10 और, तो यानी हमें लिख सकते हैं n² प्लस का 10n माइनस का 7n - 70 हमें दिख गया, तो हम n की वैल्यू सीधे 7 लिख रहे हैं, सोच ले, 10 तो हो नहीं सकता, हाँ ना, तो माइनस में जाएगा, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा अगर छोटा वैल्यू रख के हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये जो फॉर्मूला है वो वेरीफाई किया जा सकता है क्या। जैसे मान ले, एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो टर्म है वो 3 है, कितने हैं, मतलब इसी को हम समझाने के लिए ले रहे हैं कि मान ले x + y + z जो है ना, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर कितनी है। तो अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला हमारे पास है n + r - 1, यानी 3 + 3 6 - 1 कितना आ जाएगा, 5 है ना, और -3 - 1 कितना आएगा, 2, तो ये कितना आएगा, 10। 5c2 कितना आता है, 5 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3, अच्छा 3 कैंसिल हो गया, तब 5 दूना 10, 5 का 20, हाँ सर 5 का 20, ठीक है। तो ये 20 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 10। क्या ये 10 टर्म बनेंगे क्या, हाँ, अगर ये 10 कह रहा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने कह रहे हैं, 10 कह रहा है, 10 बनाए, थोड़ा देखना, खेलते हैं, खेले, x0 y0 z0 x1, ओह सॉरी, हाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना, हमारे पास कितना निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो पावर 3 है ना, पावर कितना है, 3, हाँ ठीक है। तो पहले लिख देते हैं x0 y0 z3, बोल आया, 3 आ गया। अच्छा, x0 y3 z0 x3 y0 z0, 3 ने बना लिया। अच्छा, उसके अलावा देख थोड़ा सा, x1 y1 z1 एक बनेगा। अच्छा, उसके अलावा x0 y2 z0 1 z1, समझ में आ रहा है, खेलना पड़ेगा थोड़ा और, 1 2 3 4 5 बन गया। इधर देखा, x0 लिखा ना, तो y0 लिखा, x की वैल्यू 2 लिखा और z लिखा, हाँ या ना बोल। अब हमने लिखा z0, z की वैल्यू यहाँ 1 है, नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, हाँ इतना तो दिमाग लगाए। z0, उसके बाद क्या लिखे बच्चे, y² कहीं लिखा है क्या, z0 के साथ y² लिख दे, और यहाँ x लिख दे, लिखा नहीं है ना अभी, कहाँ लिखा, y² ये z कहाँ लिखा, ठीक तो है, ठीक है, अरे आएगा, मतलब आएगा, ये वेरी वाइड है, ठीक है। यानी आप देख पाओगे कि जब हमारे पावर 3 रह रहा है तो टोटल टर्म कितने आ रहा है, 10 आ रहे हैं। किस फॉर्मूले से, बहुत आसान सा फॉर्मूला, एग्जाम से एक दिन पहले अगर पढ़ के जाते हैं तो याद रहेगा, n + r - 1 c r - 1, क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब कुछ सीरीज बचे, सीरीज कहने का मतलब जिसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर रहे थे, वो सीरीज सारे प्रूव्ड है, यानी वो आप बुक में, जो भी बुक्स आपके पास है, अरिहंत सिंह जो भी आप पढ़ रहे हैं RSRD को छोड़ के, उस सब में उसका प्रूफ दिया है। क्या दिया है, हम उस रिजल्ट को बस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप उसके प्रूफ को एक नजर मार लेना कि वो प्रूफ कैसे हो रहा है, हमें बस उस रिजल्ट का इस्तेमाल करना है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है, और इसी के साथ समाप्त करेंगे, नोट करेंगे फटाफट।
नहीं सिंपल सी है, अच्छी है, इंटरटेनमेंट के लिए सही है। जैसे आप लोग टीवी देखते हो ना, हम पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड, ठीक है। तो हुआ क्या कि चाचा चौधरी साहब की कहानी कि एलियन ने अटैक कर दिया भारत पे, तो भारत के प्रधानमंत्री बहुत परेशान हो गए, ठीक है, और भागे भागे चाचा चौधरी के पास। एक ऐसा आदमी जो 80 साल का बुढ़ा, हाँ, चाचा चौधरी के पास गए कि सर अब आप ही देश बचा सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं बचा सकता। तो चाचा चौधरी का एक बॉडीगार्ड है साबू नाम का, हल्क टाइप। वो हल्क तो अभी आया है हॉलीवुड में, चाचा चौधरी के पास हल्क पहले से है, ठीक है, वो हल्क तो अभी आया, ठीक है। तो वो साबू को बोले कि जाओ देखो क्या है। तो एलियन आया था प्लैनेट अर्थ, साबू गया, उसका यान चुरा के ले आया, ठीक है। वो एलियन पीछे पीछे भागते भागते आया, साबू मुक्के से मारा, मर गया। प्रधानमंत्री हाथ जोड़े चले गए, देश बच गया। साबू की कहानी है, अरे बिल्कुल हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां आती है, तो पढ़ने में इंटरेस्ट तो बहुत सारी चीजें मिलती है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, नागराज ध्रुव का कहानी, डोगा, शक्ति, पता नहीं आप लोग ये सब दौर से नहीं गुजरे हो, आप लोग मोबाइल से, हम लोग बुक्स के दौर से गुजरे, और अभी भी वो इंटरेस्ट उसी की तरफ है, बुक्स के तरफ, कि क्रिकेट सम्राट खरीद लिया, पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ट्रेन में, जैसे बच्चे खरीद लेते हैं, ठीक है। हम लोग वही खरीद रहे हैं, चंपक आती थी, वो सारी चीजें चल रही है। लेकिन चाचा चौधरी का जोड़ अभी भी नहीं है, बहुत मस्त चाचा चौधरी साबू, बहुत अच्छी जोड़ी है, ठीक है। मिटा लें, क्या बच गया? हाँ, इसमें क्या बताना था मुझे? सीरीज। एक दो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी हम रिजल्ट लिखेंगे और उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसकी चर्चा होगी सीधे क्वेश्चन पे। तो अगली जो चीज इसमें लिखेंगे वो लिखेंगे सीरीज इन्वॉल्विंग बायनोमियल कोएफिशिएंट, series involving binomial coefficient और साथ में इनकी प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो पहला जो हम आपको बताएं उसी को बता दें। अच्छा, एक चीज हम और बता दें कि यहाँ पे जहां भी NC0 होगा ना, उसको हम C0 से रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आएगा? यानी बाय डिफॉल्ट हर जगह हम क्या ले रहे हैं, ऊपर n ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो पहला जो रिजल्ट दिख रहा है उसको समझेंगे। पहला रिजल्ट जो आता है बच्चे, वो आता है C0 प्लस का C1 प्लस का C2 प्लस सो ऑन, Cn जो होता है वो 2 की पावर n होता है। क्या होता है? क्या होता है? 2 की पावर n। कैसे बना हम बस आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 1 प्लस x की पावर n जब हमने लिखा था तो इसको लिखा था NC0 x की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2 एंड प्लस सो ऑन NCn x की पावर n लिखा था। इसमें कोई दिक्कत है? अब इस x के जगह 1 पुट कर, क्या पुट कर दो, तो इस साइड क्या बनेगा? 2 की पावर n, हाँ या ना बोल। इधर क्या बचेगा? केवल NC0, क्या बचेगा? NC1, क्या बचेगा? NC2 एंड सो ऑन, क्या बचेगा? NCn। बोल आया। बाकी इसके प्रूफ की अगर बात करें तो कैलकुलस मेथड से हो सकता है, और भी लंबे लंबे मेथड से, हम उस प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, हमें बस रिजल्ट का इस्तेमाल करना है, और पीएनसी में भी हमने इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, इसको जनरलाइज्ड टर्म में लिखना हो तब भी लिख सकते हो। जनरलाइज्ड टर्म में लिखने का मतलब है कि अगर मान लीजिए इसी को हम जनरलाइज्ड टर्म में लिखें ऐसे कि r इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? n तक, और यहां हम लिख रहे हैं NCR इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे? 2 की पावर, हाँ या ना बोल। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, इसी को बदल के थोड़ा सा, इसी की प्रॉपर्टी है बेसिकली कि अगर हम इसको C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दें एंड प्लस 1 Cn लिख दें, तो क्या ये तुम्हें 2 की पावर n माइनस 1 दिख रहा है? C0 उधर जाके क्या हो गया? -1 हो गया। C0 जाके उधर क्या हो गया? माइनस। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अगला रिजल्ट दिख रहा है कि अगर आपके पास इसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी यहां पे हम लिख दे 1C1, क्या लिख दे बच्चे? प्लस यहां लिख दे 2C2 प्लस 3C3 एंड प्लस सो ऑन NCn। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? 1 को C1 से, C1 का मतलब है NC1, C1 का मतलब क्या है? बार बार रिपीट करना समझ। C1 का मतलब क्या है? NC1, C2 का मतलब NC2, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे जो फॉर्मूला का अगर जनरलाइज हम करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हो वो भी समझ। अगर जनरलाइज करें तो ऐसा दिख रहा है, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, यहां लिखेगा r NCR। सोच ले, सोच ले, r डॉट की तरह लिख रहा है NCR, ऐसा लिख रहा है। तब इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है बच्चे n डॉट 2 की पावर n माइनस 1। कितना आता है?
n डॉट 2 की पावर n माइनस 1। रिजल्ट याद रहेगा, याद रहेगा, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल बताएं इसका। जैसे मान ले कुछ ऐसा नंबर दे दिया क्वेश्चन में, ऐसा 1c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 एंड प्लस सो ऑन 15c15, यहाँ पे 15c15 बोला है। n की वैल्यू यहां ले लिया मान लो 20, क्या ले लिया, यहां n की वैल्यू कितना ले लिया 20, कितना ले लिया n की वैल्यू, मतलब ये सब जगह 20 है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अगर ऐसा समझ पा रहे हैं तो इस फॉर्मूला को अगर इस्तेमाल करेगा, इस फॉर्मूला का हमें इस्तेमाल करना है, तो n की वैल्यू कितनी है, बहुत बढ़िया, और यहाँ 2 की पावर n कितना है, कितना, बस खत्म हो गया। मतलब यहां से लेके यहां तक का सम, सॉरी यहां हम गए कितने तक है, 15 तक गए ना बच्चे, रुक जा। हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा क्या, n डॉट 2 की पावर n माइनस 1 ही लिखा ना, हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ n तक जाना पड़ेगा ना, सॉरी 20 लिया तो यहाँ कहां तक जाना पड़ेगा बच्चे, 20 तक जाना पड़ेगा। कहां तक जाना पड़ेगा, 20 तक, समझ रहे हैं? यहाँ हम 20 तक जाएंगे n लेंगे तो, ठीक है, n तो हमें जाना है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? यानी ये आपको सीरीज को सॉल्व करने में मदद करेगा, जो हमें पीएनसी में भी सीरीज को सॉल्व करने में मदद कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका अगला रिजल्ट अगर समझ में कि अब इसी चीज को, ये जो आपके पास 1 से आपने मल्टीप्लाई किया है, इसी चीज को अगर हम 1 से ना मल्टीप्लाई करके उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, किसके, यानी हम ये कह रहे हैं अगला रिजल्ट है ऐसा 1 स्क्वायर c1 प्लस 2 स्क्वायर c2 प्लस 3 स्क्वायर c3 एंड प्लस 1 n स्क्वायर cn। क्या ये बात समझ पा रहा है? तब जो इसका रिजल्ट समेशन में अगर लिखे पहले तो r इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, n तक, यहां लिख रहे हो r स्क्वायर ncr, हाँ या ना बोल, तब ये रिजल्ट आता बच्चे n प्लस 1 और 2 की पावर n माइनस 2, कितना, n प्लस 1 और 2 की पावर कितनी, n माइनस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसको समझ, ये हमारा 4 रिजल्ट है, कितने लिखे हमने, 1 2 और 3, 1 2 और 3, और अगर इसमें हम समझना चाहें, अभी फिलहाल 3 है, अब इसको मिटा लें, समझ में आ गया है? अब इसी का हम रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ताकि हम इसको समझ पा रहे हैं कि अगर ये चीज, अगर ये जो चीज है ये आपके प्लस माइनस में आने लगे, किस में आने लगे, तो इसका सम हमेशा 0 होगा, इसका सम हमेशा क्या होगा, मतलब हम रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर c0 प्लस है, माइनस का c1 है, प्लस का c2 है, माइनस का c3 है, प्लस का c4 एंड सो ऑन, लास्ट में यहाँ क्या रहा होगा, cn रहा होगा, क्या रहा होगा, ये प्लस माइनस डिपेंड करेगा किस टर्म पे। यानी अगर हम इसको जनरलाइज करें तो कुछ ऐसा है, यहां पे ध्यान दें r इक्वल टू 0 से लेके कहां तक बच्चे, n तक, माइनस 1 की पावर r ncr, ये हमेशा 0 के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, यानी जितने हमने एक्सपेंशन लिखे हैं, जितने एक्सपेंशन लिखे हैं, इस सबको अगर प्लस माइनस के साथ ऐड करें तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 0, रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, समझ पा रहा है? यानी अगर दूसरा रिजल्ट भी लिखे उसी तरीके से तो वो भी कितना आएगा हमारे पास, 0। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस रिजल्ट को अगर लिखें 1c1 माइनस 2c2 प्लस का 3c3 माइनस का 4c4 एंड प्लस सो ऑन, जनरलाइज करें तो r इक्वल टू 1 से लेके n तक r डॉट कितना था बच्चे, ncr, हाँ या ना, और यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस 1 की पावर r, माइनस 1 की पावर r, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, तो इसका सम भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, इसका सम भी कितना आएगा। सिमिलरली दूसरे वाले का, यानी 1 स्क्वायर c1 माइनस का 2 स्क्वायर c2 माइनस का 3 प्लस का 3 स्क्वायर c3 एंड सो ऑन, अगर इसको हम समेशन में लिखें तो r इज इक्वल टू कितना था बच्चे, 1 से लेके n तक, यहाँ माइनस 1 की पावर r, यहाँ पे आ जाएगा कितना, r स्क्वायर ncr, आया ना, इसका भी सम कितना आएगा, 0, इसका सम भी कितना आएगा, 0। समझ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, ये सिंपल यहीं से जनरलाइज हो रहा है, अलग कोई रिजल्ट नहीं है। बेसिकली रिजल्ट हमें ये वाला याद रखना है, पहला c0 वाला वो तो याद हो गया होगा, 2 की पावर है, दूसरा अगर c0 हटा तो 2 की पावर n माइनस 1, तीसरा अगर उसी को उसी से मल्टीप्लाई किए, यानी 1nc1 2nc2 3nc3 4nc4, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, n ए वाला स्क्वायर वाला, ए वाला n डॉट 2 की पावर कितनी, n माइनस 1, और उसको अगर स्क्वायर से ऐड किए, यानी 1 स्क्वायर c1 2 स्क्वायर c2 3 स्क्वायर c3 4 स्क्वायर c4, तब जो होगा वो n प्लस 1 2 की पावर n माइनस 2 होगा। थोड़ा देखना, कंक्लूड नहीं हो रहा है, एक एक टर्म बढ़ रहा है, ऑब्जर्व करेगा तो याद हो जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल होता नहीं। क्लियर है?
कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रूफ में हम बस उसका रिजल्ट लिख रहा है, आप उसको प्रूफ खुद से करो, ठीक है। अगर दिक्कत प्रूफ हो, वैसे भी हमें नाम पूछा, सब्जेक्टिव में पूछता था, सब्जेक्टिव का दौर गया तो वो सारी चीजें हटने लगी। नहीं तो इस चैप्टर का नाम था पीएमआई एंड बायनोमियल थ्योरम, हमने पीएमआई स्किप कर दिया क्योंकि हमने आपको वर्बली बताया है पीएमआई का मतलब क्या होता है। कि सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करो, LHS RHS इक्वल आ गया, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर मान लो कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, n इक्वल टू k के लिए, और फिर निकालो n इक्वल टू k प्लस 1। क्या निकालो? n इक्वल टू, और जहां जहां n है वहां साबित कर दो कि k प्लस 1 है। क्या है? बोल दो कि ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है, इसीलिए k के लिए भी ट्रू है और इसी के लिए सारे वैल्यू के लिए भी ट्रू है। एनसीईआरटी में पढ़ोगे 11th क्लास के बुक में तो एक चैप्टर दिया होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, 15-20 क्वेश्चन दिए हैं, वही बच्चों वाली चीज है। हर बार n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, 1 के लिए ट्रू शो कर रहा है, n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान रहा है, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू कर रहा है, हर क्वेश्चन में वही काम करना है। तो पहले सब्जेक्टिव में पूछता था, ऑब्जेक्टिव में उसका हम इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? लिख देते हैं कि दिस इज पॉसिबल बाय यूजिंग पीएमआई या इंडक्शन मेथड। क्या बोल देते हैं कि ये सही है किसके थ्रू? इंडक्शन के। जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आपने पढ़ा होगा 12th में अभी तो आपने एक क्वेश्चन देखा होगा मिसलेनियस में 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर माइनस n माइनस 1, 1 1 1 1 1 1 प्रूफ कीजिए। क्या कीजिए कि 3 की a n प्लस 1 जो है उसको आपको प्रूफ करना था ना, 3n प्लस 1 है n माइनस 1, देखा होगा ना बुक में क्वेश्चन। वो किससे प्रूफ होता है? पीएमआई से। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए उसको सही साबित करते हैं कि n इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो 3 की पावर 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0, और 3 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लेंगे a की पावर k, क्या मान लेंगे? तो a की पावर k निकालेगा तो 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, सारे एलिमेंट में 3, और फिर निकालेगा n इक्वल टू k प्लस 1, n इक्वल टू। तो एक बात बताना, अगर k प्लस 1 निकालना है, a की पावर k प्लस 1, तो क्या तुम इसको a k डॉट a की पावर 1 नहीं लिख सकता? a k डॉट a की पावर 1, और a k तो तुमने अभी निकाला ऊपर जिसमें हर जगह 3 की पावर k माइनस 1 है, और डॉट a जो दिया है उसको, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जहां जहां n बैठा है वहां क्या आ जाएगा? k प्लस 1 आ जाएगा। तो बोल दोगे ये क्या है? ट्रू है, पीएमआई। 3-4 क्वेश्चन दिया है, अब उसके एप्लीकेशन है हमारे, समझ पा रहा है? तो ये आपका चैप्टर ऐसे बनता है क्योंकि उसी का हिस्सा है ईबी। एक तरीके से ईबी एक तरीके से इंडक्शन की तरह ही तो चल रहा है कि ऐसे जाएगा, हम इसी के हेल्प से उसको लिख रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। हाँ या ना? नोट कर फटाफट, कुछ और लिखवाते हैं, थोड़ी सी सीधी जवाब अच्छी है। अगली जो चीज है वो मान लो आपके पास एक्सपेंशन हम ले रहे हैं, किसका? एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। किसका? 1 प्लस एक्स की पावर n। इसमें जो है C0 C1 फिर पता, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा क्या NC0। तो इसमें जो आपके पास पहला रिजल्ट है, ये क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन है, तब एक प्रूफ करके दिखाएंगे, बाकी सारी चीजें ठीक है। हम रिजल्ट पे ही ज्यादा फोकस करते हैं कि C0 प्लस ट्वाइस C1 प्लस का थ्राइस C2 और प्लस का 4C3। क्या आपको पैटर्न दिख गया? हर जो आगे वाला बैठा उससे पीछे जो है कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ। 2C1 3C2 प्लस का 4C3, समझ रहे हैं ना? ऊपर हमेशा n ही है, क्या है? एंड सो ऑन। अगर जाएगा तो यहाँ n प्लस 1 रहेगा, तो यहाँ Cn रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आए। तो इसका जो रिजल्ट आता है बच्चे, वो आपके पास आता है n प्लस 2, और यहाँ था 2 की पावर n माइनस 1। n माइनस कितना बच्चे? 1। n प्लस 2, 2 की पावर n माइनस 1। हम प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर आप इसको जनरलाइज करोगे, क्या करोगे बच्चे? तो r इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, n तक जा रहा है। r इक्वल टू 0 से शुरू होकर कहां तक जा रहा है बच्चे? n तक जा रहा है। इस टर्म को लिखना चाहे अगर, तो कैसे लिख सकते हैं? n प्लस 1 Cn है ना, क्या लिख सकते हैं इसको? n प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, r प्लस 1 n Cr। सोच ले, सोच ले, सोच ले, लिख सकते हैं। नहीं समझ आ रहा तो पुट करके फटाफट चेक कर लेना एक टर्म। मान लो 3 रखना चाहता है, क्या रखना चाहता है? तो 4nc5, सॉरी 5nc4। हाँ या ना बोल? आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक। अच्छा एक बात बता, क्या इसको अभी ऐसे लिख सकता है? r डॉट NCR प्लस NCR। सोच ले,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख दिया, हाँ या ना। इसका रिजल्ट तुम्हारे पास है, बताओगे क्या? हाँ अभी अभी लिखा दूसरा रिजल्ट, बहुत बढ़िया, जल्दी। हाँ तुम्हें बताना पड़ेगा कितना, n डॉट 2 की पावर n माइनस 1, और ये वाला कितना दिखा 2 की पावर n। बोल आया? अगर ध्यान से देख तो क्या कॉमन हो रहा है, सोच रहे क्या कॉमन हो रहा है, 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन हो रहा है, 2 की पावर n हमेशा कम वाला, तो यहां क्या बचेगा और प्लस यहां क्या बचेगा, तो सॉल्व होके कितना आएगा, हुआ प्रूफ? अरे नहीं हुआ प्रूफ भैया, इतने ऐसे भौचक्के होके देखा, हाँ आया। अच्छा इसी को अगर थोड़ा सा, ये तो पहला आया, इसी में दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो सीधे हम लिख रहे हैं रिजल्ट, आप रिजल्ट की तरह ही याद रखोगे कि अगर ये C0 है और प्लस ये 3C1 है, क्या बच्चे 3 दिख गया, अभी एक और दिखाते हैं, दिख जाएगा। 3C1 है और यहाँ C2 जो है तो 3 है, तो यहाँ 4 है, बोल आया? कितने का गैप दिख रहा है, 2 का गैप दिख रहा है, 3 है, इसके बाद यहाँ पे C0 है, 3C1 है, 5C2 है सर 5C, कितना समझ रहा है पैटर्न? यहां देखना, यहां C1 है तो ये कितना है 3 है, C2 है तो ये कितना है 5, अगला अगर यहाँ C3 रहा होगा तो ये क्या रहा होगा 7 रहा होगा, बोल आया? एंड सो ऑन, ऐसे क्या होगा, तो अब तुम जब जनरलाइज करोगे इस तरीके से तो n+2 Cn रहा होगा, सोच ले क्या रहा होगा, n+2 सॉरी 2n+1 सॉरी 2n प्लस क्या रहा होगा बच्चे 1 Cn, 2n+1 क्या रहा होगा Cn, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो सीधा सीधा लिखेगा 2 की पावर n आता है, कितना आता है मल्टीप्लाइड बाई n+1, ठीक है। यानी पैटर्न देख ले, 2n+1 अगर जनरलाइज करे थोड़ा सा समझ, जनरलाइज करेगा तो क्या लिखेगा जनरलाइज करके, यहां लिखेगा 2r+1 और यहां लिखेगा NCR, r इक्वल टू 0 से लेके कहां तक n तक, समझ लेना। अगर r इक्वल टू 0 पुट किया तो कौन सा टर्म मिला C0 मिला, r इक्वल टू 1 पुट किया तो ये 2 + 1 कितना मिला 3, फिर r इक्वल टू तुमने 2 पुट किया तो कितना मिला 5, r इक्वल टू 3 पुट किया तो कितना मिला 7, 3 2 6 + 1 7, हाँ या ना। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चे n+1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n, बोल आया? ये रिजल्ट है, प्रूफ कर सकता है ऐसे जैसे हमने बताया, लेकिन हमें प्रूफ से कोई लेना देना है नहीं, हमें बस इस रिजल्ट को याद रखना। चलिए अगले पे, चल ये तो हो गया आपका। अब जो अगला टाइप है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी समझेंगे कि इसी में अगर 1 + x की पावर n में ही अगर हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हो, 1³ C1 + 2³ C2 और +3³ C3, पैटर्न दिख गया? अरे पैटर्न दिखा, जो भी है उसी का बगल में क्या बैठा है, क्यूब बैठा है, क्या बैठा है, तो यहाँ पे +1 गया होगा तो यहाँ n³ रहा होगा और यहाँ पे Cn रहा होगा, बोल आया? तो इसका जो रिजल्ट आता है बच्चे वो आता है n² n+2, और उम्मीद करते हैं थोड़ा सा पैटर्न दिख गया हो तो 2n-3, क्योंकि स्क्वायर वाले में -2 था, हाँ या ना बोल? n² n+2 नहीं है सॉरी n+3 है, कितना बच्चे n+3 2 की पावर n-3, क्लियर है? इसको भी तुम प्रूफ कर सकते हो, हमें प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, तो बस हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, क्लियर है? अब कुछ रिजल्ट और जो स्क्वायर्स में, बस लास्ट, और ये रिजल्ट 2-3 बार देखोगे लिखोगे ना खुद से तो याद हो जाएंगे, तो काफी सारी चीजें जो है ना आसान बन जाती है, ठीक है। अगला जो रिजल्ट है इसमें वो है आपके पास C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर एंड प्लस Cn का स्क्वायर, दिख गया? जो भी कोएफिशिएंट हर का क्या है बच्चे स्क्वायर, हर का क्या है स्क्वायर, तो ये जो सॉल्व हो क्या आता है बच्चे, वो आता है 2nCn, कितना आता है 2nCn, क्लियर है? ठीक है, जनरलाइज कर सकता है, अगर समेशन में लिखना चाहे तो लिख सकता है ऐसे, समेशन r इक्वल टू 0 से लेके कहां तक n तक, और क्या लिखेगा बच्चे NCR का स्क्वायर, NCR चौक तुम लोग दिलवा दिए, NCR स्क्वायर, बोला आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छा ये हो गया आपके पास। उसके बाद अगर इसी को इसके स्क्वायर से, मतलब नंबर को इसके स्क्वायर से हम क्या करें मल्टीप्लाई, यानी हम कह रहे हैं कि 1 को C1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया C2 स्क्वायर, प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई C3 स्क्वायर से, आया ना? प्लस 1 यहाँ n को किससे मल्टीप्लाई किया
सी एन स्क्वायर से। हाँ या ना, पैटर्न दिख गया। हर नंबर को उसी के स्क्वायर से क्या करना, मतलब नंबर को उसके कोएफिशिएंट से यानी एनसीआर के स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तब इसका जो रिजल्ट आ रहा है बच्चे वो आ रहा है n2n-1 cn-1, n2n-1 cn-1 बोलाया। n बाहर बैठ गया मल्टीप्लाई में, 2n-1 cn-1। अगर इसको जनरलाइज करना चाहे कर सकता है समेशन के फॉर्म में। कैसे? ऐसे इसी चीज को लिख रहे हैं, r डॉट सी आर का स्क्वायर लिख दे डायरेक्ट, r इक्वल टू 0 1 से लेके कहां तक गया है, n तक। बोलाया। चल अगला अगर इसको स्क्वायर के इसी के स्क्वायर से ऐड कर, यानी 1 स्क्वायर, तो यहां क्या लिखेंगे बच्चे, c1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो यहां क्या लिखेंगे c2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहां क्या लिखेंगे c3 स्क्वायर प्लस सो ऑन n स्क्वायर डॉट cn स्क्वायर। हाँ या ना बोल, पैटर्न दिख गया। जब ये पैटर्न दिख गया तो इसका जो रिजल्ट आता है बच्चे वो आता है n स्क्वायर, कितना बच्चे, n स्क्वायर 2 की पावर n-1 cn-1 कितना, n स्क्वायर। ऊपर वाले रिजल्ट में क्या है बच्चे, केवल n है, नीचे वाले में क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया। ठीक है, n स्क्वायर 2 की पावर n-2 2 की पावर कितनी, n-2 cn-1। क्लियर है? अच्छा ये हो गया आपके पास। बाकी प्रॉपर्टी तो हमने पीएनसी में लिखवा दिया था, प्रॉपर्टी हमने किस में लिखवा दिया था, पीएनसी में। एक बार सारे फॉर्मूले को हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर ले, सारे को एक बार लिखते हैं और अपने आप रिकॉल हो जाएगा, सारा याद हो जाएगा, उसको चिंता करने वाली बात है नहीं। इसको नोट कर फटाफट, या ऐसे ही बोल के लिख ले पहले फटाफट। अरे रुक जा, फटाफट लिख लेते हैं पहले। पहला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा है C0 C1 C2 C3 2 की पावर n, लिखने की जरूरत, और C1 C2 C3 2 की पावर n-1। उसके बाद हमने उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी C1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, C2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, C3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका फॉर्मूला आया कितना, n, हाँ n डॉट कितनी, 2 की पावर n आया। उसके बाद जो हमने उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, उसके, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद हमने 1 स्क्वायर C1 लिखा प्लस 2 स्क्वायर C2 लिखा प्लस 3 स्क्वायर क्या लिखा C3 लिखा एंड सो ऑन, n स्क्वायर क्या लिखा Cn लिखा। तब इसका जो फॉर्मूला आया वो n+1 और 2 की पावर n-1। उसके बाद हमने क्या किया, n-2 है, ओके ठीक है, हाँ ऊपर n-1 है ना, ऊपर वाले में 1 वाले में n-1 है, तो इसमें n-2 है। ये तीन एक साथ पढ़ी। इनका सबका अल्टरनेटिव का सम क्या था, 0 था। इनके सबका अल्टरनेटिव का सम क्या था। उसके बाद हमने 1 प्लस एक्स की पावर n में 3 रिजल्ट पढ़े, किसमें, 1 प्लस एक्स की पावर, हाँ याद रखना है किसके एक्सपेंशन की बात हो रही है। तो यहां जो हमने देखा वो देखा कि C0 कितना, C0, और उसके बाद फिर ट्वाइस C1 कितना, 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, यानी एक पड़ा है, यानी लास्ट में अगर हम समराइज करें तो n+1 Cn है, n+1, तो जो इसका रिजल्ट आया वो कितना आया, n+2 2 की पावर n-। बात समझ में आ रहा है। और अगर इसमें हमने गैप करके 2n+1 लिख दिया, क्या लिख दिया, अगला वाला टर्म क्या लिख दिया, 2n+n, और उसके बगल में क्या लिख दिया Cn, तो उसका रिजल्ट सिंपल सॉल्व होकर n+1 कितना आ गया, 2 की पावर n आया ना। और इसी का अगर क्यूब कर दिया, क्या कर दिया, यानी 1 क्यूब C1 2 क्यूब C2 और सो ऑन n क्यूब Cn, तब ये जो रिजल्ट आया वो आ गया n क्यूब n+3 और 2 की पावर n स्क्वायर, हाँ सॉरी n स्क्वायर n+3 और 2 की पावर n-3 बोला है। उसके बाद फिर हम इसमें आए, अब वो सारे कोएफिशिएंट का हम स्क्वायर किए, क्या किए, C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर और लास्ट में क्या है Cn स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, 2n Cn, मतलब जो भी n है ना वो डबल हो गया, जो भी n है वो क्या हो गया है, नीचे Cn है। बात समझ में आ रहा है। और उसी में अगर उसको अब नंबर से हम मल्टीप्लाई करते चलेगा, यानी 1 C1 स्क्वायर 2 C2 स्क्वायर 3 C3 स्क्वायर 4 C4 स्क्वायर, तो लास्ट में हमारा क्या आएगा टर्म n Cn स्क्वायर, n क्या आएगा Cn स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कितना आया, n 2n-1 और Cn-1, ठीक है। और लास्ट में फिर इसके क्यूब से इसके, अच्छा ये वाले इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, किससे, तो लास्ट टर्म इसका कितना आया बच्चे, n स्क्वायर, इसका लास्ट टर्म n स्क्वायर Cn स्क्वायर, फॉर्मूला कितना बना आपके पास, n 2n-2 डिवाइड बाय कितना n-1, और लास्ट इतना ही है, इतना ही बताया ना,
ये तो हमने रिकॉल कर रहे हैं इसमें। इतना लास्ट इतना ही फॉर्मूला लिखा है और लिखा है, ठीक है, इतना है। अब एक बार इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, ये ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। n स्क्वायर टू दी पावर n-2 डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है। ये सारे एक्सपेंशन हमें याद होगा। अभी कुछ चीजें हम इसमें नहीं बता रहे, अभी भी कुछ चीजें हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो जनरल एक्सप्रेशन है ना, उसको भी हम बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं, लेकिन वो बहुत रेयरली कहीं पूछा जाता है, इसलिए हम उसको पढ़ा नहीं रहे। लास्ट में जब कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो उसको उसी साथ पढ़ाएंगे। और इसमें क्या बच गया, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको बताया था कि NCR हो, नीचे NCR-1 हो तो n-r+1 डिवाइड बाई r+1, वो सारी प्रॉपर्टी जो है ना, वो सारी प्रॉपर्टी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन। यानी अब हम इसके किसी भी तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए सक्षम है। यानी हमको जब उसके सॉल्यूशन या उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो अब समझ में आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि इस चीज के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन अभी भी इस पे क्वेश्चन करने की जरूरत है, जो कि हम लोग करें। क्लियर है? इतना क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं तो नोट करें, आज की समय यही समाप्त होती है। और हमारा हाथ तुम लोग कैसा करवा दिए इस चौक, कलरफुल चौक के चक्कर में, लग रहा विटामिन डी की कमी हो गई है। हाँ चलो मिलते हैं अगली क्लास में, आज इतना ही रखेंगे, नोट करो।